तो हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो आ रही है। और ये जो वीडियोस है, लेक्चर आपका, वो क्लास 10th का जो है सो फिजिक्स, बिहार बोर्ड से अगर आप हैं तो क्लास 10th का जो है सो फिजिक्स चैप्टर 1 का जो है सो ये वीडियो है, जिसमें आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव्स मिलेगा। साथ में आपको नीचे उसका आंसर देखने को मिल जाएगा और हम जो है सो इसका एक्सप्लेनेशन जो है सो आपको कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। और इतना कन्फर्म रखिए कि कम से कम 50 में से कम तो 10 से 15 ऑब्जेक्टिव तो इससे आ ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको इस तरह का वीडियोस मिलता रहे। और हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो जो है सो रेगुलरली आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। देखिए, प्रकाश का जो किरण है हमेशा जो है सो आपका सीधी रेखा में गमन करती है। कभी वो अपना जो रेखीय गमन है वो कभी भी चेंज नहीं करती है। प्रकाश हमेशा जो है सो सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, और एक बात कि प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करती है, इस गुण को हम लोग जो है सो रेक्टिलाइन कहते हैं। रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। और इसी के कारण जो है सो किसी का जो है सो प्रतिबिंब बनता है, यानी कि छाया बनता है। इसी गुण के कारण किसी भी चीज़ का जो है सो प्रतिबिंब बनता है, छाया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी कि प्रकाश का जो वेग है सो सबसे कम किस में होता है? निर्वात में, जल में, वायु और कांच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कांच। नीचे आपको यहाँ पर आंसर मिल जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन कर देखिए कि जिस माध्यम का आपको अपवर्तनांक यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अधिक होता है, ज़्यादा होता है, उसका वेग उस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। यानी कि जिस माध्यम में आपका जो है सो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, उसमें प्रकाश का जो वेग है वो क्या होगा? कम होगा। अब यहाँ पे जो है सो वायु का जो है सो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू कांच ज़्यादा होता है, कम होता है। वायु का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो एज कंपेयर टू कांच बहुत कम होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी कि गाड़ी के सामने जो है सो कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण रहता है। अब उत्तल दर्पण जो रहता है वो क्यों रहता है? उत्तल दर्पण रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि आपका जो उत्तल दर्पण है वो जो है सो दर्पण बड़ा क्षेत्र दिखाता है। आपका जो एरिया दिखाता है वो बहुत ही बड़ा दिखाता है, यानी कि बड़ा क्षेत्र दिखाता है। तो इसलिए इसका जो है सो और प्रतिबिंब जो है सो वो छोटा बनाता है। एक और इसका कई सारा रीजन है। एक तो ये प्रतिबिंब कैसा बनाता है? इमेज छोटा बनाता है, सीधा बनाता है और आभासी बनाता है। देखिए, आपका जो उत्तल दर्पण है, ये एक तो रीजन है कि ये दर्पण जो है तो काफ़ी लंबा क्षेत्र हमको देता है, एरिया देता है, और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब अगर बड़ा प्रतिबिंब बनाए तो हम डर सकते हैं, इसलिए प्रतिबिंब क्या और इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? उत्तल दर्पण यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब क्या होता है कि वो छोटा बनाता है और साथ में क्या होता है? सीधा बनाता है। अब अगर सीधा प्रतिबिंब नहीं बनाए तो वो भी हमारे लिए दिक्कत है। प्रतिबिंब भी उल्टा बन जाए तो हम क्या समझेंगे? इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? आपका जो मोटर गाड़ी है उसका जो हेडलाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण जो है सो यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्यों होगा? क्योंकि बल्ब जो होता है वो अवतल दर्पण को क्या करता है? फोकस पर रखने में प्रतिबिंबित करने किरणें क्या करता है?
और समांतर निकालती है। अब अगर आप हेडलाइट में उत्तल लगा दें या फिर कोई दूसरा लगा दें, समतल ही लगा दें, तो सीधा प्रतिबिंब निकालेगा। लेकिन जो आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण वो क्या करता है, प्रतिबिंब को क्या करता है, सॉरी प्रतिबिंब बोलते हैं, प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है। प्रकाश क्या करता है, फैलाता है। इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये होता है काल्पनिक, साथ में सीधा भी होता है। काल्पनिक, सीधा और आभासी, आभासी तीनों होता है। समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनाती है वो आपका काल्पनिक होता है, सीधा होता है और आभासी होता है, जिसे आप स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समतल द्वारा बना प्रतिबिंब को आप जो है सो स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते। और प्रतिबिंब कैसा बनाता है, काल्पनिक, सीधा और आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए, डाईऑप्टर। और लेंस का क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, 1/f मीटर। इसी को हम लोग बोलते हैं डायोप्टर। इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। और ये बात, जिसका फोकस, अगर इस रिलेशन को अगर आप ध्यान से देखें, क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। पावर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जिसका जो है सो फोकस की इन्वर्सली है। फोकस जितना दूर होगा, अगर फोकस जो है सो ज़्यादा दूर होगा यानी कि ज़्यादा होगा, तो पी आपका क्या होगा, कम होगा। वहीं अगर आपका जो है सो एफ जो है सो लेस होगा, तो पी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है इन्वर्सली रिलेशन से, कि फोकस अगर ज़्यादा है तो पावर क्या होगा, और अगर फोकस कम है तो पावर क्या होगा। ध्यान रखिएगा जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। ऑप्शन ए है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, किरण आरेख। और ये किरण आरेख क्या है, किरण आरेख जो है सो यह एक डायग्राम देता है। क्या देता है, जिसको हम लोग रे डायग्राम भी बोलते हैं, रे डायग्राम। अब ये देता क्या है, अगर आपके पास किसी भी प्रतिबिंब का किरण आरेख है, तो आपको उस प्रतिबिंब को समझना काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। किरण आरेख से जो आप पता कर सकते हैं उसका आकार क्या है, उसका आकार प्रतिबिंब का स्थान पता कर सकते हैं, स्थान, प्रतिबिंब बनेगा कैसा, प्रतिबिंब का प्रकृति क्या है, ये सब आप किससे पता कर सकते हैं, किरण आरेख से। ये सब आप पता कर सकते हैं। किरण आरेख जो है सो आपको उसका प्रतिबिंब का आकार दिखा देगा, स्थान दिखा देगा, प्रकृति क्या है वो बता देगा। तो इससे होता है क्या कि आपको चित्रों को, प्रतिबिंब को समझना क्या होता है, आसान हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस क्या होता है। अभी जस्ट आपको हमने बताया पावर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/f, यानी कि आप अगर ध्यान देखें तो P इक्वल टू होता है 1/f। अब P क्या है, पावर ऑफ लेंस, आपको जो इसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। और आपको जो है सो यहाँ पे क्षमता दे दिया लेंस का कितना, 2D, P का वैल्यू आपको दे दिया है 2D, तो यहाँ से आप F निकाल सकते हैं 1/P। तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये क्या है 0.5। अगर इसको हम सेंटीमीटर में, ये रहता किस में, मीटर में, अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदले क्या हो जाएगा, 0.5 × 100 सेंटीमीटर, तो यह आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जो है सो अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और नीचे में आपको जो है सो ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, तो उस ग्रुप में आप ज्वाइन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस जो है सो 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता जो है सो क्या होगी।
अब फोकस एफ आपको क्या दिया है, 50 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ समझिए, आपका जो लेंस होता है उसमें चिन्ह परिपाटी होता है, चिन्ह परिपाटी होता है। तो उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो इसे उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो पॉजिटिव नहीं होता है, पॉजिटिव में होता है। तो यानी कि आपको 50 सेंटीमीटर दिया है, फोकस 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि हमको जो क्षमता निकालते हैं, पी जो निकालना है वो किस में निकालना है, मीटर में, जिसको तभी आप बोल सकते हैं डायोप्टर। मीटर को यूनिट में चेंज करने के बाद हम लोग डायोप्टर लिखते हैं पावर के टर्म में, यानी पावर ऑफ लेंस के टर्म में। तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/50। ये सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 100/50 कट के आ जाएगा 2 डायोप्टर प्लस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लस 2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ये डायरेक्ट यहाँ पे डिफिनेशन आपको पूछ दिया है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहते हैं किरण पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रकाश लेंस, उत्तल लेंस की क्षमता अब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या दोनों होता है, या शून्य होता है। तो जस्ट अभी आप यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 9 में कि इसका जो आता क्या था, पॉजिटिव होता है, धनात्मक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि अवतल लेंस की जो क्षमता होता है वो कैसा होता है। तो अवतल लेंस का जो क्षमता होता है वो जो होता है सो निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। अब अवतल लेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, यानी कि अपसारी, अपसारी लेंस भी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस भी हम लोग इसको बोलते हैं। इसका जो फोकस होता है, फोकस वो आपका होता है निगेटिव। अब फोकस निगेटिव है तो आप जानते हैं पी इक्वल का तो 1/f। अब ये निगेटिव है तो आपका पी भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर का आता है, 13 उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। अब देखिए अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जिंग, जैसे कि बहुत सारा लाइट आ रहा है, ठीक है, बहुत सारा लाइट का रेज जो आ रही है। अगर आप यहाँ पे उत्तल लेंस लगाते तो ये क्या करेगा, सबको एक जगह पे क्या करेगा, फोकस कर देगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अभिसारी लेंस बोलते हैं, अभिसारी लेंस एक जगह पे क्या कर रहा है कि ये लाके रख देता है। वहीं अवतल लेंस क्या होता है, कुछ इस तरह का लेंस होता है। अब इस पर बहुत सारा जब रे आएगा ये क्या करता है कि पास कर देता है, बीच से जो है वो सीधे निकल जाएगा, यहाँ से आता है इस तरफ जाता है, और यहाँ टकराने के बाद सीधे ये इस तरह से निकल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 14 नंबर कहता है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं। जस्ट अभी हमने आपको बताया कि अवतल लेंस को हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस, यानी कि डाइवर्ज लेंस भी कहते हैं अवतल लेंस को। डाइवर्ज का मतलब है कि जब बहुत सारा आपके जो है सो उस लेंस पर किरण आएगा तो वो क्या करेगा, उसको एक जगह नहीं करके उसको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा अलग अलग रास्ते में, यानी कि डाइवर्ज कर देगा, रास्ता क्या उसको वहाँ से बदल जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, यानी कि अपसारी लेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा मिट्टी। कांच का तो लेंस बनता है, जल से ही बनता है, जल भी आपका लेंस की तरह काम करता है, प्लास भी आपका लेंस की तरह काम करता है, यानी ये सब का क्या यूज़ होता है लेंस बनाने में। लेकिन मिट्टी का यूज़ आप लोग नहीं करते, मिट्टी का यूज़ करते हैं हम लोग मिट्टी का बर्तन बनाने में, और भी चीज़ बनता है मिट्टी का, ऐसा नहीं सिर्फ बर्तन बनाने में बल्कि बहुत सारी चीज़ में यूज होता है। अब जो आपका जो लेंस होता है वो कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है। अब अगर आप मिट्टी का कुछ ही बनाया और उसको सामने रख के आपको उससे इस पार से उस पार दिखा देगा, नहीं दिखा देगा, इसलिए इसका यूज़ नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है। पूछ रहा है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु से छोटा बनता है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। साथ में आपका जो क्या होता है, सीधा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, आभासी होता है, और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अवतल दर्पण में आपका वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है। इसका जो प्रतिबिंब होता है अवतल दर्पण का, वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है, आभासी, और वस्तु से बड़ा बनता है। इसलिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है, चिकित्सा में। कहाँ, दांत रोगी में। रोगी जांच करने में। आप लोग उत्तर दर्पण का जो है ये भी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो इसके 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। अब दोनों नियम हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण यानी कि जो किरण आ रही है, और परावर्तित किरण और अभिलंब जो तीनों होता है एक ही समतल में होता है। हम लोग कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे एक मिरर लेते हैं, ये आपका मिरर है, तो इसमें लॉ का जो कहना है वो कहता है कि जो आपका आपतित किरण है, जो किरण आ रही है, जो किरण जा रही है, और इसके पीछे जो अभिलंब है, वो तीनों क्या होगा, एक ही तल में होगा, एक ही तल में होगा। ये आपका पहला लॉ। यानी कि आप यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, सभी क्या होता है कि एक ही तल में होता है। दूसरा नियम आपका कहता है कि आपका कि जो आपतन कोण है, अब ये जो एंगल बना रहा है अभिलंब के साथ, कोण आई हो जाएगा, और ये जो एंगल है यानी कि एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये होता है आपका एंगल आई और ये होता है एंगल आर, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण का क्या होता है, बराबर होता है। 2 नियम है, दोनों नियम अब हम उम्मीद कर समझ गए। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये फर्स्ट लॉ है। दूसरा लॉ है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आपतन कोण जो बनता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, जो परावर्तन कोण है वो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। नेक्स्ट आपका है कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अब प्रकाश की किरणें जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किस तरफ मुड़ती है, उसका सवाल यह है कि आप जो प्रकाश का किरण आ रहा है एयर से, अगर वो कांच में आती है, प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो किस तरफ मुड़ती है, ये क्वेश्चन नंबर 19 का कहना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब के निकट। क्योंकि आपका जो प्रकाश आ रहा है वो किससे आ रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम से आ रहा है। आपका एयर क्या है, यानी कि हवा क्या है, विरल माध्यम, और आपका जो कांच है वो क्या है, सघन माध्यम। और आपको पता हो कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो सघन माध्यम में प्रकाश का जो गति होता है वो कम जाता है, और ये गति जो कमता है इसलिए कारण से वो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। एक बार अच्छे समझ लीजिए, आपका जो एयर है वो विरल माध्यम है और आपका जो कांच है वो सघन माध्यम है, यानी कि हवा क्या है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम, कांच सघन माध्यम,
और जब हवा से कांच में प्रवेश करता है तो उसका जो होता है सो वेलोसिटी यानी कि वेग वो कम जाता है और यही कम होने के कारण क्या होता है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है, यानी कि अभिलंब के निकट मुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20। 20वां क्वेश्चन कहता है कि फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्य ऑब्जेक्टिव है होता है, अब वो कैसा होता है। पहला आपका ऑप्शन है, इस डायरेक्ट ऑप्शन ही देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही भी है, ऑप्शन नंबर आपका सही है उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस वैसे क्यों है, बात यह है कि उत्तल लेंस है तो इसका आंसर उत्तल लेंस ही क्यों है। अब ये जो प्रतिबिंब बनाता है वो आपको बनाता है वास्तविक, यहाँ जो प्रतिबिंब आपको बनता है वास्तविक बनता है, छोटा बनता है और साथ में जो है सो उल्टा बनता है और छोटा बनने के कारण कैमरा को पिक्चर को जो रिकॉर्ड करना है वो काफ़ी आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि साइड मिरर में जो लगता है वो कौन सा दर्पण रहता है, साइड मिरर में जो रहता है वो कौन सा दर्पण रहता है। तो यहाँ पे आपका कहता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है छोटा बनाता है, छोटा बना रहा है, इसीलिए इसका यूज हम लोग साइड मिरर में जो है सो करते हैं। अब यहीं अगर बड़ा प्रतिबिंब बनाए तो क्या होगा, बड़ा प्रतिबिंब जैसे बनाएंगे अगर बगल से गाड़ी पीछे से आ रहा है देखेंगे क्या बहुत बड़ा गाड़ी है, डर जाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं उत्तल दर्पण का यूज करते हैं जो कि प्रतिबिंब कैसा बनाता है, छोटा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 नंबर कहता है कि अवतल दर्पण का जो है सो फोकस आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, उसकी जो त्रिज्या है वो आपको निकालनी है, सॉरी वक्रता त्रिज्या है वो आपको निकालनी है। फोकस आपको दिया है, वक्रता त्रिज्या है सो निकालनी है। तो वक्रता त्रिज्या आप लोग जानते ही हो कि कैसे निकालते हैं हम लोग, आर इक्वल टू क्या होता है 2f आपको दिया हुआ है, फोकस आपको दिया हुआ है आपका वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो 2 गुने 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, और ये जो आपका पॉजिटिव ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण जो है सो कौन सा कोण है, आपतन कोण है, परावर्तन कोण है या फिर निर्गत कोण है, इसमें से क्या है। तो नाम से पता चल रहा है क्या हो जाएगा निर्गत कोण। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। अब देखिए सूक्ष्मदर्शी है तो इसमें तो सीधी बात है कि लेंस का यूज होगा, तो आपका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाता है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन तो आपको ऐसे ही कट जाता है। और सूक्ष्मदर्शी है तो किस चीज़ को देखने के लिए यूज़ किया जाता है, छोटा जो आपका जिसको हम लोग आँख से नहीं देख सकते हैं उस कीटाणु वगैरह को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं सूक्ष्मदर्शी का। और इसमें जो लेंस लगा रहता है वो रहता है आपका उत्तल लेंस का जो है इसमें यूज होता है ताकि उसको जो मैग्नीफाई करके देख सकें। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका जो ऐसा कौन सा लेंस है जो सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सॉरी लेंस, अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और यह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब आभासी बनता है, यानी वास्तविक नहीं होगा, आभासी बनाते हैं। यानी कि अगर ऑप्शन में आपको काल्पनिक दिख जाए, काल्पनिक, और पूछ ले कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, तो काल्पनिक या आभासी रहे तो आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावर्तन का नियम इनमें से किस पर निर्धारित है। यानी कि परावर्तन का जो नियम है, जस्ट अभी आपको हमने ऊपर में बताया कि परावर्तन के नियम में आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होती है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब यहाँ पे क्या है, आपतन कोण अपवर्तन कोण। अपवर्तन जो होता है ये होता है लेंस में। यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन यानी कि जो आ रहा है ये हो गया आपतन, और ये जो जा रहा है ये क्या परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब काल्पनिक प्रतिबिंब जो आपका था वो कैसा होता है, उल्टा होता है या फिर कैसा होता है, सीधा होता है या दोनों होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब आपका क्या होता है, सीधा होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो हम लोग जो देखते हैं उसका प्रतिबिंब रेटिना में कैसा बनता है, उल्टा बनता है, क्योंकि हमारा जो आँख में जो लेंस है वो कैसा है
उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस रियल प्रतिबिंब यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा बनता है, और हम लोग का दिमाग जो होता है उसको सीधा करके देखता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा आपका क्या होता है, सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। अब लेंस में जो मुख्य फोकस होता है वो हमेशा दो होती है। कैसे, देखिए, लेंस इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक तो आपका ये वाला कर्व पार्ट है, दूसरा आपका ये कर्व पार्ट है, यानी कि एक गोलीय दर्पण इधर का हाफ और हाफ गोलीय दर्पण इधर का है, तो यानी कि इसका भी फोकस होगा और इसका भी फोकस होगा, इसलिए इसमें कितना होता है, दो फोकस होता है, दो फोकस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। अब सर्च लाइट जो है, सॉरी सर्च बोलते हैं स्टार्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है आपका अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीवीआई। इनफैक्ट जो भी क्वेश्चन आपका है वो सब बीवीआई ही है, तो आप सारा वीडियो देखें, और आपका जो एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक्सप्लेनेशन में होता क्या है कि आपको बहुत सारा कंसेप्ट का क्लियर हो जाता है, और थ्योरीज आपका जो था साथ में वो क्लियर होते हुए जाता है कि ये होता है क्यों होता है। क्योंकि अगर आपका जैसे कि आपको अगर वाइवा में बुलाया जाता है तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ पूछा जा सकता है, तो एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे आपका जो है थ्योरी का कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो बड़ा बनाता है, मैग्नीफाइंग प्रतिबिंब बनाता है, और प्रतिबिंब बड़ा बनाएगा तो आपको जो दाढ़ी हम लोग का जो दाढ़ी इसे बहुत कम है, दाढ़ी का जो है बहुत ही क्लियर दिखेगा, और क्लियर दिखेगा तो शेविंग करने में क्या होगा, आसानी होगा, एक बार छूटेगा नहीं, इसलिए वहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। इसको हम लोग अवतल दर्पण को शेविंग मिरर भी कहते हैं, शेविंग मिरर। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस का फोकस जो है सो 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। अब उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का फोकस आपको पता है कि पॉजिटिव होता है लेंस में। अब सेंटीमीटर में दिया है कि एफ आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो पी इक्वल टू होता है 1/f, तो ये हो जाएगा 1/20। अभी सेंटीमीटर में, इसको आपको पता है कि ये मीटर में होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/20/100 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू 100/20 यानी कि +5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, यानी कि आर आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस क्या है, उसकी आधी होगी, एफ इक्वल क्या होता है r/2, यहाँ से हो जाएगा 50/2, ये आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और आपके दिमाग में यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि पॉजिटिव ले या निगेटिव ले। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये हम पॉजिटिव ले या फिर निगेटिव ले, तो आपको बता दें कि यहाँ पर अगर सिर्फ गोलीय दर्पण बोला गया तो आप हमेशा पॉजिटिव ही लीजिए, ठीक है, और ऑप्शन भी आपको देखें तो पॉजिटिव में ही मिलेगा। हाँ, यही अगर पर्टिकुलर बोलता कि हमारा ये दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है या फिर अवतल दर्पण है, तब उसका जो है सो हम लोग चिन्ह परिपाटी देखते, बट यहाँ पे बोल ही नहीं रहा है, यहाँ पर सीधा बोला गोलीय दर्पण बोला, सीधा कोई भी जो है सो पॉजिटिव ही लीजिए आप। 33 में क्वेश्चन कहते हैं कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब जो है सो साइज के आकार के समान बने। तो ये अगर आप अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उसमें अगर आप वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर, तो आपका जो प्रतिबिंब का साइज है वो वस्तु के साइज के समान बनेगा, यानी कि उसका जो साइज होगा, आकार होगा, वो वस्तु का आकार के बराबर का होगा, अगर आप वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, म्यू बराबर होता है sin I बटे sin R, इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ।
स्नेल का नियम, स्नेल लॉ, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये पूछा भी जाता है। लॉ ऑफ अपवर्तन, अपवर्तन का नियम भी पूछा जाता है। अपवर्तनांक क्या है ये भी पूछा जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ये फॉर्मूला क्योंकि कभी पूछ जाता है न्यूमेरिकल्स में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, सॉरी 35 है। उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस कैसा होता है? सभी जगह समान मोटाई का नहीं। उत्तल लेंस आपका अगर ध्यान देखें तो इस तरह का होता है। दोनों साइड में क्या है? पतला है, बीच में क्या है? मोटा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी अगर आप ध्यान से देखें तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। यहाँ पे ये किनारा आपका यहाँ क्या है? पतला है दोनों साइड, और बीच में क्या है? यहाँ पे ज़्यादा मोटा है और यहाँ पे पतला है दोनों साइड। तो दोनों साइड का अपेक्षा बीच में क्या होगा? मोटा होगा, उत्तल लेंस। और अवतल लेंस अगर आप देखें तो अवतल लेंस इस तरह का होता है। ये जो होता है सो बीच के कंपेरिजन में साइड में क्या होता है? ज़्यादा मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि अवतल लेंस का अपवर्तनांक यानी मैग्नीफिकेशन बराबर होता है। मैग्नीफिकेशन का यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ दिया कि जो आपका जो एम इक्वल टू क्या होता है? एम इक्वल टू क्या होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम इक्वल टू वी बाई यू, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई। यहाँ पे वी आपका प्रतिबिंब दूरी और यहाँ पे हो जाता है आपका ये वस्तु दूरी। प्रतिबिंब दूरी बटे वस्तु दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, गोलेंद्र में फुक्सांतर और त्रिज्या के बीच का संबंध एफ इक्वल टू आपको पता क्या होता है? आर बाय टू। तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू आर बाय टू। और अगर आप ध्यान से देखें तो एफ इक्वल टू सॉरी 2f इक्वल टू आर भी एक आ रहा है, तो आर इक्वल टू 2f, ये दोनों हो जाएगा। और ऑप्शन डी में आपको दिया है ए और सी दोनों, यानी कि ऑप्शन ए आपको देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही फंसाने वाला है। ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो दिया है काफ़ी ज़्यादा फंसाने वाला है। तो इसका राइट आंसर एक्चुअल क्या हो जाएगा? डी होगा, क्योंकि ए भी सही है बी भी सही है, तो यहाँ दोनों ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर चूल्हे में प्रयोग किया जाता है। तो सौर चूल्हा में जो प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि जो सूर्य का जो प्रकाश आता है पैरेलली, उसको क्या करता है कि ये एक पॉइंट पे क्या करता है कि एकत्रित करता है, यानी कि एक जगह पे फोकस को जो है उसका एकत्रित करता है। अवतल दर्पण जो रे आ रहा है उस पर पड़ता है तो क्या करता है? सभी रे को एक जगह एकत्रित करता है। अब एकत्रित करता है तो हीट ज़्यादा जनरेट होगा। अब हीट ज़्यादा जनरेट होगा तो वहाँ से क्या हो जाएगा कि आपका जो है सो खाना बनने में क्या होगा? ईजी होगा। आपको हीट ही तो चाहिए, खाना बनने के लिए क्या चाहिए? चूल्हा जलाने के लिए क्या चाहिए? हीट चाहिए हमको मेनली। तो वहाँ पे ये आपका हो जाएगा सॉरी अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर सीधा, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, सीधा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है? जब आप उत्तल लेंस में किसी वस्तु को f और 2f के बीच रखते हैं तो वो प्रतिबिंब जो है सो कैसा बनता है? तो वो प्रतिबिंब आपका बड़ा बनता है और साथ में वास्तविक बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बड़ा, वास्तविक और साथ में जो है उल्टा होता है। उल्टा, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है कि दो वक्रीय पृष्ठों को घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस। जब दो ही वक्र आपस में जुड़ता है तो उसको जो ठोस बनाता है उस माध्यम को क्या कहते हैं? हम लोग लेंस कहते हैं, क्योंकि एक ये है और दूसरा ये है, ये दोनों आपस में मिल गए क्या बना? लेंस बना है, उत्तल लेंस बना लिया, तो क्या हो जाएगा? गोलीय लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। अब जो बाहर की तरफ रहता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। वही अंदर की तरफ जब रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ये आपको क्या है और ये आपको क्या है? सिंबल देख के आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। हम यहाँ पे सिंबल दिए, अब आप इससे बताइए कौन सा उत्तल है, 1 नंबर और 2 नंबर, कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है, कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 43 में कहता है कि गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। जो परावर्तक पृष्ठ है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण में, तो उसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। ये आपका क्या है? पोल, यानी कि ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में क्वेश्चन कहता है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न अपवर्तन का SI मात्रक क्या है?
यानी कि अब आवर्धन यानी कि मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है। मैग्नीफिकेशन का जो है सो SI यूनिट, यानी कि SI यूनिट क्या है? अगर ध्यान से देखें तो इसका SI यूनिट जो है सो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीफिकेशन होता है M इक्वल टू होता है हाइट ऑफ, सॉरी यहाँ पे V/U, और दोनों तक इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर या फिर सेंटीमीटर, और इसका भी क्या होगा? मीटर या फिर सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी ले सकते हैं। तो ये आपस में क्या होगा? यूनिट सेम है तो कट जाएगा, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? यूनिट लेस होगा, यानी कि मात्रक भिन्न हो जाएगा, और मात्रक भिन्न इसका डायमेंशन भी नहीं होगा। जब सेम यूनिट का दो रेशियो होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ प्रतिबिंब, जब सेम यूनिट का दो चीज़ होता है तो उसका जो है सो रेशियो कभी भी कोई यूनिट नहीं देता, हमको यूनिट लेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 से पूछ रहा है प्रकाश का जो चाल है सो क्या होता है निर्वात में? तो क्या होता है? 3 और 10 की पावर 8। नेक्स्ट है आपका कि दंत निक्षेपण मरीज के दांतों को प्रतिबिंब, इसमें कौन सा यूज किया था? अवतल दर्पण यूज किया जाता है, ये आपको हम बताए भी थे पिछले, ऊपर जाके ऊपर आपको हम बताए थे, वहाँ पे अवतल का यूज किया जाता है। प्रतिबिंब क्या होता है? बड़ा दिखता है इसलिए। सेकेंड नंबर कि पतले लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है? अब पतला लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होगा? कम होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब लेंस पतला है तो उसका जो फोकस है क्या होगा? अधिक होगा। पतला लेंस का क्या होता है? फोकस दूरी क्या होता है? बहुत अधिक होता है। अब अधिक होगा तो आवर्धन क्षमता क्या होगा? कम जाएगा। आवर्धन की मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? कम जाता है। अगर आपका पतला लेंस है, पतला लेंस है तो क्षमता क्या होगा? कम। अब क्षमता क्या बात है? आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्धन अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यानी कि आपका दर्पण क्या है? अवतल है। अब जो आपका प्रतिबिंब वस्तु है वो ध्रुव और फोकस के बीच में है, तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आपको पता होना चाहिए कि नंबर 1 की दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या बनता है? आभासी बनता है और सीधा और बड़ा बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी, सीधा और बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन में कितने नियम है? तो 2 नियम है, ऊपर ही बताएं। प्रकाश का परावर्तन का नियम, परावर्तन पूछे या फिर अपवर्तन पूछे, दोनों में कितने नियम है? 2 ही नियम है। नेक्स्ट आपका है कि लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। ये कहता है कि किस कागज पर प्रकाश का प्रकीर्णन या पारभासी होना देखा जा सकता है? जैसे कि आपका जैसे कि तेल लगा कागज, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपसारी। अब अपसारी जो है पदार्थ वो कभी भी आपको प्रकाश को उस पार से उस पार जाने नहीं देता। आपको जो दिखाई पड़ेगा वो हमेशा आपको धुंधला दिखाई पड़ेगा। और आप ट्राई करिएगा कि एक सादा पेपर ले लीजिएगा, उसमें हल्का सा तेल लगा दीजिएगा, ऑयल, ठीक है। उसके बाद उसे देखिएगा तो आपको इस साइड से जो उस साइड दिखाई देगा वो धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो आपका जो अपसारी है वो क्या करता है कि बहुत ही कम दिखाई देता है। अपसारी का मतलब होता है कम दिखाई देना, सॉरी अपसारी बोलते हैं, पारभासी, सॉरी गलती के पारभासी। पारभासी का मतलब ये होता है कि आपको दिखाई पूरा नहीं देगा, बहुत ही कम दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो टोटली 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, साथ में हमने यहाँ पे आपको इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसी तरह से आपका वीडियो आता रहे। बीच में हमने वीडियो डालना इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वीडियो डालते थे उस पर व्यूज़ ही नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने डालना बंद कर दिया था। फिर से देखते हैं, अगर आप लोग रिस्पॉन्स देंगे तो वीडियोज़ कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो बंद कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।